पिछली बार मैंने एक वीडियो बनाया था 65th के समय में बीपीएससी के लिए ही, ठीक है, वो मेरे और समहाउ फिर उसके बाद हम क्लास नहीं ले पाए। आपको विश्वास नहीं होगा, 65 में जितने भी लड़के क्वालिफाई किए थे केवल एक वीडियो से किए थे। मतलब 65 में मैंने एक वीडियो यही बनाया जो आज बना रहे हैं आप इस वाले परीक्षा के लिए, और सिंगल वीडियो से कम 50 लोग पीटी क्वालिफाई किए थे, 50 और। इसलिए इन टॉपिक्स का महत्व को हल्के में मत लीजिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सेगमेंट है और ये डिसाइसिव सेगमेंट है और रिजल्ट देने वाला सेगमेंट है। किन टॉपिक्स को आप लोग आइसोलेशन में पढ़िए, क्योंकि देखिए सिलेक्शन होने के लिए क्या होता है ना कि क्लास और कोर्स एक तदनंतर चलता रहता है, एक के बाद एक चलेगा, कोर्स खत्म हो जाएगा। जैसे किताब पढ़िएगा तो उसमें सब कुछ दिया हुआ है, पढ़ना आ गया तो सब कुछ उसमें है, लेकिन फिर भी आदमी किताब सेल्फ पे रखा रहता है और दिमाग में वो नहीं धस पाता है। कारण है कि पढ़ते समय मोनोटोनस हो जाएगा। एक पन्ना, कितने आदमी को देखे कि एक पेज लेता है और उसको बहुत देर तक पढ़ रहा है, फिर उसको लगा कि वो पिछला पैराग्राफ तो समझ में नहीं आया, उसमें दिमाग में कुछ और चल रहा था, फिर वो बैक गया, वहाँ से फिर पैराग्राफ पढ़ना। आप लोगों के साथ भी कभी ना कभी हुआ होगा ऐसा, फिर बैक गए और वहाँ से पढ़ना शुरू किए, तो 2-4 बार के बाद उसको नींद आ जाती है। तो इस तरह पढ़ने में दिक्कत होती है। लेकिन उसी को जब आप किसी के साथ मिलकर ग्रुप स्टडी करते हैं या किसी क्लास में करते हैं तो आपका कंटिन्यूटी ब्रेक भी होता है, तो वहाँ पर टीचर या कोई भी जो साथी है वो टोक देता है, तो फिर कंटिन्यूटी में आपको याद करना है। दूसरा है कि जब जवाब देना है, मान लीजिए हम पढ़ा रहे हैं, अचानक पूछ दिए, तो आपका अटेंटिवनेस होना ज़रूरी है वहाँ पर। तो इसलिए किताब में चीज़ें हैं लेकिन फिर भी आदमी नहीं समझ पाता है। दूसरा, इसलिए ज़रूरी है कि उसको उस तरीके से समझा जाए जहाँ पर कि मान लीजिए इंटरेक्टिव चल रहा हो, टीचर के साथ चल रहा हो या फिर अपने ग्रुप में चल रहा हो। इसलिए हमारा कहना है कि आप लोग थोड़ा ग्रुप वाला जो कल बात कर रहे थे ना, उसको भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इससे आउट ऑफ द सिलेबस चीज़ों में भी इंटरेक्शन होता है और चीज़ें तेज़ी से कम समय में कवर होंगी। जैसे कोऑर्डिनेशन क्लब वगैरह होता है ना, उसमें क्या है, कोई सिंसियरिटी के साथ कोई टीचर नहीं टीच करता है, लेकिन फिर भी एक लेवल से वो लोग आगे बढ़ते रहते हैं। मेरा कहना है कि इस छोटे से समूह का सबसे बड़ा लक्ष्य क्या है कि इस बार के परीक्षा को पास करना है। जो लोग ऑनलाइन हैं उनका भी यही लक्ष्य है, जो ऑफलाइन है उनका भी यही लक्ष्य है, ठीक है। और हमारी जो रणनीति है उसमें इन द क्लासरूम और ऑफ द क्लासरूम दोनों चीज़ों का एक बहुत ही वेल बैलेंस होना चाहिए। उस बैलेंस में 2 बातें मैंने बताई थी। एक बात है कि जैसे मान लीजिए जितने विषय हैं, मान लीजिए हम लोग एक बार यहाँ बीपीएससी लिखते हैं, तो इसको मैंने ऐसे 8-9 इतने फेसेट्स बनाए थे ना, ये हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस, मेंटल एबिलिटी, बिहार स्पेशल और करेंट, ठीक है, करंट अफेयर्स। तो ये जो सेगमेंट्स है, इसका हम लोगों ने देखा था कि यदि इसका हम बैलेंस बनाने में कामयाब रहे तो पीटी में रिजल्ट आ जाएगा। और सेम अप्लाइड इन द मेंस ऑल्सो, यदि मेंस में भी आप बैलेंस बना कर रख गए तो रिजल्ट आ जाएगा। मेंस वाला मैंने एक दिन आप लोगों को बताया भी था। अब पीटी में क्या है कि मान लीजिए यहाँ पर 150 इज फुल मार्क्स, और ये आपको जो टारगेट जो दिया गया है वो 110 का दिया गया है। मेल के लिए 110 कंपलसरी है और फीमेल के लिए इसको हम 10 नीचे ला सकते हैं। ये बाकी इस क्लास में और डिस्कस नहीं करना है कि कैटेगरी में क्या होगा, उसके नीचे क्या होगा, सब कुछ नहीं। वे अपने आप को इजी करने की बात है। इफ़ यू आर अ मेल देन गो फॉर दिस, इफ़ यू आर अ फीमेल गो फॉर दिस। ये आंकड़ा है। अब इसके लिए हम लोगों ने एक थ्योरी लिया था कि इसमें 2 चीज़ों को कम से कम या मैक्सिमम 3 चीज़ों को कंफर्म करें, मतलब निश्चित को स्थायी करें, जो बिना ऑप्शन के आंसर दे सके। कि मान लीजिए हमने कहा कि जो हॉकिंस था वो किस जहाज़ से आया था, तो एक बार में हेक्टर बोलिए, ठीक है। भले ये करोड़पति का 7 करोड़ का सवाल है, लेकिन इतिहास का 90% विद्यार्थी डायरेक्ट ऑप्शन में विदाउट ऑप्शन बता देगा। तो ऐसा आपका 2-3 सेगमेंट में हो सकता है। एक सेगमेंट है मेंटल एबिलिटी, यहाँ 10 में 7 करके लोग निश्चिंत हो जाए कि मेरा 6 तो ऐसे ही हो जाता है, गेस करते हैं तो 5 हो जाता है, तो 5 के लिए कितना मेहनत करेंगे? नहीं, यहाँ मेहनत पे करेगा, रिवार्ड करेगा। करंट में हो सकता है कि आप पूरा का पूरा एक किताब पढ़े और उससे एक भी सवाल ना आए, हो सकता है ना।
लेकिन यहाँ पर यदि आप एक किताब को बार बार बनाएंगे तो यहाँ 10 में 10 आ सकता है। वैसे पॉलिटी में क्या बदलेगा, यदि आपने अनुच्छेद पूरा ढंग से पढ़ लिया, मेजर जो संस्थाएं हैं उनको पढ़ लिया, मेजर जो केंद्र राज्य संबंध में जो मेजर डिस्प्यूट एरिया है वो पढ़ लिया, अमेंडमेंट्स को पढ़ लिया, अनुसूचियों को याद कर लिया। हमको उस दिन लगा टेस्ट में कि 12 अनुसूची है, आप लोगों को पूरा का पूरा एग्जैक्टली नहीं याद है, नहीं तो 2-3 सवाल गलत नहीं होते हो। तो 12 अनुसूची एक दिन बैठिए और एकदम इतनी बार आपस में पूछ लीजिए कि परमानेंट हो जाए। आप लोग के ग्रुप का ये फ़ायदा है। तो अनुसूची है, फिर आपका जो चेंजेज हुए हैं, तो थोड़ा सा एफर्ट करेंगे तो यहाँ यदि 10 से 12 सवाल आता है तो ये सही हो जाएगा पूरा का पूरा। ये 2 सेगमेंट है। इसके बाद 2 सेगमेंट आता है हिस्ट्री और साइंस। ये दोनों आजकल बहुत ही प्रोमिनेंट सेगमेंट हो गया है। क्यों? क्योंकि हिस्ट्री से आता है सवाल 35 और साइंस से आता है 30। ये दोनों अकाउंट फॉर 65 और इसका टफनेस लेवल एवरेज होता है। जैसे इकोनॉमिक्स का टफनेस लेवल ज़्यादा होता है, इसका टफनेस लेवल एवरेज होता है और इसका तो बिलो एवरेज भी किसी किसी में होता है। कुंवर सिंह ने कहाँ नेतृत्व किया, कोई टफनेस लेवल नहीं है और हर बार कुछ ना कुछ 58 से 2-3 सवाल ऐसा रहता है। कहने का मतलब है कि ये जो 65 बनता है, इस 65 में ढंग से एफर्ट करने पर 57 तक लाया जा सकता है। यदि 57 नहीं है तो 55 तो आ ही जाएगा। क्या गलत बोल रहे हैं? तो गो फॉर दिस 55। अब ये कैसे होगा वो भी बताएंगे, आज ही क्लास में बताएंगे। तो ये जो 55 है और इधर का जो 22 है, ये दोनों मिले कितना हो रहा है? 77 आपने कर लिया। और आपका अभी भी स्कोर कितना बचा हुआ है? जैसे कि मान लीजिए 12 में 22 गया तो 128 सवाल अभी बचे हुए थे, फिर आपने 65 चला गया इसमें से, तो मोटा मोटी आपके पास 65 सवाल अभी और बचे हुए हैं। क्या रफली 65 सवाल बचा है और आपका स्कोर ऑलरेडी 77 हो चुका है। इस 65 में क्या है? ज्योग्राफी है। इस 65 में क्या है? इकोनॉमिक्स है। इस 65 में क्या है? करंट अफेयर्स है। इसी में बिहार स्पेशल है और मिसलेनियस है। इतना सेगमेंट बचा हुआ है जिसमें कुछ सेगमेंट हो सकता है किसी का अच्छा हो, कुछ सेगमेंट किसी का अच्छा हो। एक जनरल बात कर रहे हैं। तो इसमें किसी में जैसे बिहार स्पेशल है, ये बहुत कम ही गलत होता है इसमें, है ना, आंकड़ा का है। मिसलेनियस के आंकड़े हो सकता है सही हो। तो कहने का मतलब है कि यदि इसमें आपका 1/3 भी सही होता है, एट वर्स्ट केस 1/3 भी सही होता है, तो आपका 20 के आसपास, 20-22 के आसपास हो जाएगा और आप कहाँ पहुँच जाते हैं? 99। और जिनको 110 लाना है उनको यहाँ पर भी थोड़ा थोड़ा एवरेजिंग को सुधारना होगा। मान लीजिए आपका हर दूसरा सवाल गलत हो जाएगा इस एरिया में, हर दूसरा सवाल गलत, तब भी आपका स्कोर कितना आएगा? 32। 77 प्लस 32 कितना हो जाएगा? 109। मतलब आप मिशन तक पहुंच गए। काम हो गया ना, इतना में तो काम हो जाए। और ये तब है जब अपने 65 सवाल के दायरे को एकदम इसमें काउंट नहीं किया है कि हम इसको फुल मार्क्स ला रहे हैं। तो 2 को एकदम परफेक्शन पे, 2 को बेहतर स्थिति में और बाकी को जनरल। समझ आ गया? ये थ्योरी से चलेंगे तो आपका सिलेक्शन निश्चित है। अब क्या है कि लगभग 100 के आसपास ऐसे टॉपिक्स हैं जिनसे सवाल घुमा फिरा कर पूछा जाता है। जैसे इस बार पूछा तो अगली बार नहीं पूछेगा, या फिर अगली बार भी घुमा के उसी से कुछ और पूछेगा। जैसे इसको करना क्या है कि यहाँ लिखना है टॉपिक्स, ठीक है? ये आप अपनी कॉपी में भी लिखेंगे, यहाँ नहीं, आज नहीं, अभी भी चाहे तो लिख सकते हैं, लेकिन आप अपने टॉपिक में बनाएंगे। क्योंकि हम यहाँ पर जो तरीका बताएंगे उस तरीके से आपको अपने कॉपी में फ्रेश बनाकर लाना है। तो जैसे आपने वहाँ हिस्ट्री लिखा तो यहाँ हिस्ट्री लिख दीजिए। नहीं, मेमोरी के लिए वही रिवीजन बैठना पड़ेगा। ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इस तरीके से ये चलेगा। इधर क्या आ जाएगा? पॉलिटी, साइंस, हाँ, और इकोनॉमिक्स। बाकी करेंट वगैरह को छोड़ देते हैं। 2 बार हो गया, तो यहाँ पे क्या कर दें? बिहार स्पेशल, हैं? या और क्या बच रहा है मेजर सब्जेक्ट में? करंट छोड़ दीजिए, इसको कर दीजिए आप बिहार स्पेशल, ठीक है ना?
और यहाँ मैच कर दीजिए। ठीक है। अब सबसे अधिक जो जिन सेगमेंट से आता सवाल उसको हम लोग बीच में लेते हैं। यहाँ पर यहाँ इकोनॉमिक्स कीजिएगा, यहाँ ज्योग्राफी, यहाँ इकोनॉमिक्स, और यहाँ कीजिए विविध मिसलेनियस। सबसे पहले हम लोग इसी पर आते हैं क्योंकि इसका सेगमेंट फिक्स है। विविध में क्या सेगमेंट रहेगा वो फिक्स है। अब वो इसी का सेगमेंट उठा के इकोनॉमिक्स में पूछ ले वो अलग मैटर है, लेकिन वो है इसी का। इसी का सेगमेंट ज्योग्राफी में पूछ ले, लेकिन है इसी का। तो इसको जितना बड़ा करेंगे ना उतना उधर हल्का होता जाएगा। समझ में आ रही है बात हम क्या बोलना चाह रहे हैं? जैसे हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक टॉपिक हो गया, हमने ले लिया सेंसस, चलिए इन्होंने कहा सेंसस। तो जब किसी में भी आए क्या फ़र्क पड़ता है, हमारा एक टॉपिक है। अब सेंसस में आपको क्या करना है वो डिटेल में आपको हम लोग अलग से समझेंगे। आप समझ भी रहे हैं कि भारत का जनसंख्या और बिहार की जनसंख्या, इसमें इंडिया एंड बिहार दोनों को बैठ के बढ़िया से कर लीजिए। समझ आ रहा? जनसंख्या, सेंसस मतलब जनसंख्या। अब आप कौन टॉप 4 है, कौन नीचे से 4 है, किसका दशकीय जनसंख्या वृद्धि ज़्यादा हो रहा है, किसका दशकीय कम है, किसका लिंगानुपात ज़्यादा है, कहाँ पर स्त्री साक्षरता ज़्यादा है, कहाँ पर पुरुष साक्षरता ज़्यादा है, इसका एक फार्मूला बना लीजिए। मतलब एक दिन 2 घंटे इस पर दीजिए, 2 घंटे देने से सब आ जाएगा हाथ में, और वहाँ पे लिख दीजिए। तो टॉपिक नंबर 1 सेंसस। दूसरा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसी का, यूएन। यूएन प्लस कर देते हैं, मतलब यूएन एंड एसेसरीज। यूनाइटेड नेशंस का, संयुक्त राष्ट्र से संबंधित जितने भी सवाल आते हैं करेंगे, उसको आएंगे। तो यूएन यहाँ पर आ गया। ठीक है। यूएन में आप कितना सदस्य है, कितनी संख्या है, आखिरी कौन सा सदस्य जुड़ा है, ठीक है, उस तरीके से दक्षिणी सूडान वगैरह को लेते हुए आप पूरा ढंग से इसको कर लेंगे। इसके जुड़े हुए जैसे कि जेनेवा किसका है, किसका मॉन्ट्रियल है, किसका न्यूयॉर्क में है, आखिरी सम्मेलन कब हुआ था, जनरल बॉडी क्या होता है, सुरक्षा परिषद क्या होता है, भारत को इसमें विशेष योग्यता क्या मिली है, ये तमाम चीज़ें आई। ये वाला जो टॉपिक है ये आप आराम से कर लेंगे। यूएन करेंगे तो आपको आईएलओ आ जाएगा इसमें, जो भी छोटे मोटे संस्थान हैं। तो यूएन के यूएन प्लस, प्लस का मतलब है जो 6-7 संस्थान और हैं। थोड़ा बहुत यूनिसेफ भी देख सकते हैं, यूनेस्को देख सकते हैं, धरोहर देख सकते हैं, जीआई टैग, ये इसी के साथ टैग हो जाएगा बहुत सारा चीज़। ठीक है। तो यूएन को ढंग से करना जरूरी है। हम इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स बता रहे हैं कि जिनसे सवाल आता ही आता है। तो आप यदि मान लीजिए सब्जेक्ट वाइज पढ़ते रहेंगे तो हिस्ट्री पढ़ने में हो सकता है कि केवल किसी को औरंगजेब का हिस्ट्री ही अच्छा लगेगा, बहुत दिन तक पढ़ता रह सकता है। अब मान लीजिए अल बरूनी जितना किताब लिखा कि उसका किताब का लिस्ट ऊँट पे जाता था, जिसका किताब का लिस्ट के लिए ऊँट लाना पड़े तो एक ही कारखाना पढ़ाने के लिए 8 सुल्तान को मैक्सिमम कवर किया है, उसी में ज़िंदगी निकल जाएगा। एक संस्कृत में श्लोक है, माघे मेघे गतम वयः, यानी कि माघ और मेघ, यानी कि माघ एक कवि थे और एक कवि थे कालिदास जो मेघदूत लिखे। इन दोनों को पढ़ने में ज़िंदगी बीत सकती है। तो कहने का मतलब है कि आप टॉपिक्स को देख लीजिए, ये बहुत ज़रूरी है। एक विषय को पढ़ने में समय लग सकता है, टॉपिक्स तो आप बीच बीच में करते रहिएगा। करना क्या है, जिस टॉपिक को आपने कॉपी पे लिखा, एक फ्रेश कॉपी पे इसको लिखना है। पतली कॉपी हो, ज़्यादा मोटी कॉपी नहीं, पतली कॉपी हो, उस पर लिखिए और यहाँ एक चेकलिस्ट बनाइए। ठीक है। और यहाँ पर एक डेट लिस्ट बनाइए। ठीक है। ये डेट लिस्ट रहेगा और ये चेकलिस्ट रहेगा। आप इसको चेक यहाँ पे, मान लीजिए चेकलिस्ट मतलब यहाँ पे सीधा करेंगे सही, या आपने यूएन पढ़ लिया और यहाँ पे डेट डाल देंगे। बहुत कोशिश हुआ तो यहाँ पे सोर्स डाल देंगे उस कॉपी में। एकदम जैसे कैसे युद्ध लड़ा जाता है ना, उस तरीके से प्लानिंग करके पढ़िए। समझा गया? अब यूएन आपने पढ़ा, यहाँ पे डाला, फिर यहाँ डेट डाला, यहाँ डाल दिया सोर्स। सोर्स डालने का फ़ायदा क्या है कि मान लीजिए आपने यूट्यूब से पढ़ लिया है, तो वापस फिर जब रिवीजन करना होगा तो आपको सोर्स याद रहेगा कि हमने इसी से पढ़ा है, उसी से दोबारा पढ़ेंगे। नहीं कि एक बार अली जाफ़र से पढ़ लिया, एक बार मोहम्मद अली से पढ़ लिया, नहीं, दोनों बार एक ही आदमी से पढ़िए। ठीक है। एक बार आपने मनोरमा ईयर बुक से पढ़ लिया, दूसरी बार इंडिया ईयर बुक से पढ़ लिया, नहीं।
बिलीव ऑन द सोर्स, अलग अलग सोर्स से भी पढ़ रहे हैं तो मेंशन इट। तो इन चीज़ों को ऐसे 3 बॉक्स बना लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़िए। यूएन के बाद मिसलेनियस में सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है वो क्या है? इंडिया के पर्सपेक्टिव में इंडिया में सबसे है जो हाईवे है एनएच। एक सवाल इससे हमेशा आता है। अब एनएच में सबसे बड़ा, सबसे छोटा, सबसे पहला, फिर गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, फिर जो चतुर्भुज योजना है जहाँ कहाँ काटती है, क्या है, तमाम चीज़ें कब शुरू हुई, मतलब पूरा उस दिन 2 घंटा रोड पे दे दीजिए। मतलब ये नहीं कि रोड पे जाकर बैठ जाइए, रोड पे कुछ पढ़ने में, ठीक है ना। हाँ, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, तो वो मनमोहन सिंह के समय बहुत महत्वाकांक्षी योजना आई थी। रेलवे में भी उसका भी है। तो ये NH+, इसमें क्या है, थोड़ा सा SH भी देख लीजिए। बिहार में कई बार कुछ मेजर SH भी पूछ देता है, स्टेट हाईवे, ठीक है ना। ये नेशनल हाईवे और कुछ स्टेट हाईवे भी होते हैं। तो बिहार में अलग अलग देखिएगा, तो पिछले बार पूछा गोपालगंज से कौन सा गुजरता है, तो NH भी पूछ देता है। ज़्यादातर NH ही पूछेगा, लेकिन 2% है तो एक बार देख लीजिएगा SH। बिहार से मेजर SH कौन कौन सा है, ठीक है। इसके अलावा रेलवे का जोन क्या है, रेल जोन। अब पहले 4-5 था तो ठीक था, अब ये 15 हो गया। इतना आसान नहीं रहता, उसी में NER पहले था कि नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट है, अब कोई साउथ ईस्टर्न, ईस्ट नॉर्दर्न, मतलब NER तमाम तरह के हैं। उनका एक लिस्ट बनाइए, कुछ फार्मूला लगा के उसको याद कर लीजिए। रेलवे जोन से भी एक सवाल घुमा फिरा कर रहता ही रहता है। फिर तीसरा जो है नेशनल पार्क, नेशनल पार्क एंड सेंचुरीज, ठीक है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, इससे एक सवाल रहता है। दाचीगाम कहाँ पर है, तो बांधवगढ़ कहाँ पर है, नंदनकानन कहाँ है और किसके लिए प्रसिद्ध है, कहाँ पर केवल एक सींग वाला जानवर के लिए है और कौन अभयारण्य केवल पक्षी के लिए है जो राजस्थान में है। तो इस तरह से आपसे पूछेगा, भारत में पूछेगा प्लस बिहार में पूछेगा कि वाल्मीकि नगर कहाँ है, ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें क्या है, मतलब होता क्या ना कि हम 5 पढ़े हैं, छठा छूटा है, छठा पूछ दिया। तो मेक इट कंप्लीट, पूरा का पूरा इसको पढ़िए। सारी चीज़ें किताब में है, लेकिन हमने क्या किया, इसको चेकलिस्ट बनाया, पढ़ा, इसको लिख दिया, यहाँ पर ऐसे, यहाँ पे ऐसे, ठीक है। आगे इसी में पढ़ेंगे तो भारत के जितना भी न्यूक्लियर प्रोजेक्ट है, फिर नदी घाटी जो योजनाएं हैं, रिवर वैली प्रोजेक्ट्स, ठीक है। तो ये सब, अब नदी घाटी एक न्यूक्लियर लिए, पहले 5-6 से ज़्यादा तो है भी नहीं, नरौरा है, कलपक्कम है, उस तरह का लिए, और उसको हम पूरा एक जगह कर लिए। भाई कहाँ पर हैवी वाटर का यूज होता है, कहाँ पर थोरियम का यूज होता है, कहाँ पर यूरेनियम का यूज होता है, कौन पहला है, कौन किसके सहयोग से है, कहाँ पर कितना मेगावाट उत्पादन है, 4-5 एलिमेंट है उसमें। ये कर लीजिएगा तो आपको जैसे सवाल दिखेगा ना तो लगेगा ये तो सब लगता है कि हमारे रेंज में आ गया। तब आपका क्या होगा, पन्ना पलटिएगा, आनंद आएगा। देखिएगा आप लोग इस बार परीक्षा हॉल में जैसे एक पेज में 8 सवाल रहता है, कहीं 6 रहता है, तो 6 में 5 सही होगा, 4 सही होगा, फिर 7 में 7 भी सही हो जाएगा किसी किसी में कि अच्छा जिस दिन जिस परीक्षा में आपका 2-3 पेज में लगातार 6-6 सवाल सही हो गया, आपको कोई रोक नहीं सकता। मात्र 3 पेज में 6 सवाल सही करके आ जाइए, आपका देखिएगा आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब पता चला किसी किसी का शुरुआत होता है, शुरुआत में ही सही होने लगा और फिर बाद वाला में गलती होने लगता है। किसी किसी का शुरू में ही गलती हुआ, कॉन्फिडेंस हिल गया, उसको लग रहा है कि गलत हो रहा है। तो होता क्या है ना कि उसमें अपने अच्छे एरिया से स्टार्ट करना चाहिए ताकि कॉन्फिडेंस लेवल ऊपर है। दूसरा, 45 मिनट्स के बाद मैंडेटरी ब्रेक लेना चाहिए। क्लास में ब्रेक लेके आपको कहीं घूमने नहीं जाना है, लेकिन 45 मिनट बाद कोई रोक सकता है ना आपको, तो अपने आप रुक जाइए आप और पानी पीजिए, ग्लूकोज वगैरह डाल के रखिए, उसमें थोड़ा एनर्जी आ जाएगा। अपने हाथों को रगड़ के चेहरे पर रगड़िए, गला उला थोड़ा ठीक कीजिए, क्योंकि वैज्ञानिक तौर पे ये प्रूव है कि 45 मिनट तक कंटिन्यूटी आदमी का ब्रेन का रह सकता है, उसके बाद वो एक बार धोखा देता है। तो धोखा देने वाले स्टेज में जो बनाते रह जाते हैं ना, उनके साथ 4-5 सवाल धोखा हो जाता है। वो समझ नहीं पाते हैं कि इनके साथ ये वैज्ञानिक धोखा है, बायोलॉजिकल डिवेकल है। आदमी का ब्रेन लगातार मोस्ट एफिशिएंट मैनर में 45 मिनट्स काम करता है।
इसलिए देखिएगा बढ़िया बैट्समैन जो रहता है ना, कुछ कुछ देर बाद फिर से स्टांस लेता है, कुछ कुछ बार जाएगा, उसको देख रहा है कि हमारा मिडिल विकेट यहीं पर है, तब वो स्टांस लेगा फिर से। तो इसको कहते हैं रिफ्रेश होना। तो हमेशा परीक्षा हॉल के भी कुछ मैंडेटरी नियम है, परीक्षा के पहले भी आपको हम और कुछ बातें बताएंगे। ऑलवेज बी ऑन द एज। परीक्षा हॉल में कभी भी रिलैक्स नहीं बैठना, जैसे ये बैठिए, ऐसे परीक्षा हॉल में बैठना ही नहीं है कभी, ठीक है। परीक्षा हॉल में बी ऑन द एज। कुर्सी, हम लोग बेंच रहता है ना, बेंच में एकदम मार करते, मान लीजिए इतना बड़ा बेंच है ना, तो इससे अधिक हमको नहीं चाहिए, बस जितना में जाके टिक जाए मामला, तो वहीं पे बैठना है। चढ़े रहिए, किस पर? क्वेश्चन पेपर पर। जैसे चढ़िएगा ना, आपका आउटलुक चेंज हो जाएगा, दिमाग का डायरेक्शन ही चेंज हो जाएगा। परीक्षा आप नहीं देख लगेगा कि वो आ गया रेंज में, तो ये बहुत अंतर पड़ता है। आप उसको उस पर मनोवैज्ञानिक तो फिर चढ़े रहिए, फोकस भी अच्छा रहेगा, ठीक है। चलिए टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। तो नदी घाटी के बाद इम्पोर्टेंट टॉपिक क्या हो सकता है भारत के संदर्भ में? अभी हम भारत पे ही रहते हैं। महत्वपूर्ण डेट किस चीज़ का? अच्छा, हाँ ये भी एक अच्छा है। इम्पोर्टेंट डेट्स, जैसे किस दिन एड्स नियंत्रण दिवस है, किस दिन पर्यावरण दिवस है, यही ना? एक भी आया तो बहुत न है, ये तो पूछता ही है, ठीक है। इसके अलावा भारत के संदर्भ में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मिसलेनियस है, वो है पहला। पहला कौन है? पहला या सबसे पहला, ठीक है, सबसे पहला। जैसे भारत का सबसे पहला राष्ट्रपति सबको पता है, सबसे पहला उपराष्ट्रपति कुछ कम लोगों को पता होगा, सबसे पहला न्यायाधीश उससे भी कम लोगों को पता होगा, सबसे पहला ये लोकसभा अध्यक्ष। तो इस तरीके का जो है पहला वाला, जैसे उस दिन मैंने पूछा था कि पहला और आखिरी भी, आखिरी वायसराय, या भारत के आज़ाद होने के बाद पहला गवर्नर जनरल, भारत के आज़ाद होने के बाद आखिरी गवर्नर जनरल, आज़ाद होने के बाद आखिरी, तो सवाल ट्विस्ट हो गया ना। तो ये सवाल पूछने पर फिर दिक्कत हो जाता है। तो ये पहला और आखिरी और ऊंचा, जैसे मान लीजिए सबसे पहले राकेश शर्मा कौन थे, इंग्लिश चैनल को पार करने वाले, इसमें वर्ल्ड में भी चले जाइए, इंग्लिश चैनल को पहली बार किसने पार किया? भारत का कौन तैराक था? हैं? मीर सेन। इस तरह का बछेंद्री पाल का क्या है? संतोष यादव क्यों प्रसिद्ध हैं? ठीक है ना। तो ऐसे चीज़ों को यहाँ पर आंकड़ा, सबसे पहला, सबसे ऊंचा, इस सबको एक जगह कर लीजिए, एक टॉपिक आपका हो जाएगा। इसके अलावा आजकल एक ट्रेंड चला है कि किसी भी संस्था की हेड यदि महिला है तो उससे सवाल पूछता है, तो इसको लिख लिए वुमेन हेड। हम इसको क्यों नहीं एक लिस्टें बना के इसको ख़त्म कर लेंगे। बाकी तो जनरल हेड पूछता ही है कि सीबीआई का हेड कौन है, संस्था के अध्यक्ष या निदेशक, लेकिन वो अभी नहीं पढ़ना है आपको, ये परीक्षा के समय ही एक बार आपको देखना होगा। लेकिन हम हेड्स ऑफ इंस्टीट्यूशन लिख देते हैं, ठीक है ना, हेड्स ऑफ इंस्टीट्यूशन। वुमेन हेड का अलग होगा और हेड्स ऑफ इंस्टीट्यूशन में मेजर का होगा, सबका नहीं कि बीएसएफ का भी रट रहे हैं, एनटीपीपी का भी रट, नहीं, सबका नहीं। कुछ महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं, जैसे नीति आयोग हो गया, जैसे आपका कमीशन हो गया, उन सब का याद करना है। हाँ, कमीशन से याद आया, जो पूरे भारत की आज़ादी से अब तक जितने भी आयोग बने हैं उनका मेन काम और उनका अध्यक्ष, जैसे लिवरहान आयोग किससे संबंधित था, दंगा जांच का आयोग, एनके सिंह आयोग, ये सारा आयोग मतलब इम्पोर्टेंट आयोग। हेड्स ऑफ इंस्टीट्यूशंस, संस्थाओं के प्रमुख, ठीक है। तो ये आपका एक आंकड़ा आयोग वाला भी बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। बुक्स एंड ऑथर्स, बुक्स एंड ऑथर्स, ठीक है। फिर एक इसी में हो जाता है, हाँ, इस ओल्ड भी और न्यू भी, जैसे मिडनाइट चिल्ड्रन, जैसे फ्रीडम एट मिडनाइट, डोमिनिक लिपेरी की जो किताब है। तो कुछ बहुत ऐतिहासिक किताबें हैं जिनको पहले रटना है,
और उसके बाद सेकंड सेगमेंट में न्यू वाला, जो अभी मान लीजिए विक्रम सेठ और चेतन भगत टाइप का या पॉइंट पूछता है, पहले पूछ चुका है, 2-3 बार पूछ चुका है। हाँ, 2 पॉइंट समवन कुछ था ना उसका, 5 पॉइंट समवन। तो चेतन भगत पूछे हुए, लेकिन अब नहीं पूछेगा क्योंकि थोड़ा पॉलिटिकली भी एक्टिव हो गया, इसलिए शायद नहीं पूछा। ठीक है, तो बुक्स एंड ऑथर्स ये एकदम पूछता है। इसके अलावा यदि वर्ल्ड पर्सपेक्टिव में देखेंगे तो जितने भी स्पेस मिशन हैं वर्ल्ड में भी और इंडिया में भी, सर अभी ऑस्कर से बहुत क्वेश्चंस आएगा, प्लस जो ओलंपिक्स हुआ था उससे भी क्वेश्चंस। ऑस्कर नहीं पूछता है। सर ऑस्कर पिछली बार पूछा था। ऑस्कर बता रहे हैं, ऑस्कर कब पूछेगा, उसका कारण है जब भारत का कोई ना कोई एंट्री होगा या भारत की चर्चा कुछ होगी तो पूछेगा। चर्चा भी ये तो फिल्म फेयर होगा भारत के बारे में ना, भारत के बारे में ना। नॉर्मली अब जैसे मान लीजिए अब क्लिंट ईस्टवुड टाइप का हो जाए, को जो टाइटेनिक बनी थी उस तरह का कोई शानदार कुछ हो जाए तो अलग है, अदरवाइज ऑस्कर से भारत में यूपीएससी परहेज करता है। लेकिन नोबल पूछता है, नोबल पूछेगा। ठीक है, तो प्राइजेज लिख दीजिए हैं, प्राइजेज पूछ सकता है, इनाम वगैरह पूछ सकता है, जो ये है। इसके अलावा जो नॉर्मल एक आंकड़ा बनाइएगा, पिछले 1 साल में जो आंधी तूफान का नामकरण किया गया, ज्योग्राफिकल इवेंट में आंधी तूफान का नामकरण किया गया वह हाँ, तो वो जो नाम मान लीजिए लैला कहाँ पर है, नीलम कब है, उसका यानी इसको कहते हैं आंधी या साइक्लोन है। ठीक है, इसके अलावा यदि वर्ल्ड में कहीं कोई ज्वालामुखी फटा हो, इस 6-7 महीने 8 महीने 1 साल के अंदर कोई ज्वालामुखी फटा हो, तो इसको लिखिए नेचुरल कोई डिजास्टर, नेचुरल डिजास्टर, प्राकृतिक आपदा। तीसरा, क्लाइमेट को लेके जितने भी बैठक हुए हैं उनका एक चार्ट बनाइए, जलवायु से संबंधित जितने भी हुए हैं। ठीक है, क्लाइमेट चेंज पे कॉप क्या है, इसी में पूछेगा बेसल क्या है, इसी में पूछेगा भारत 6 क्या है। ठीक है, भारत 6 का नंबर, इसी में पूछेगा कार्बन फुटप्रिंट क्या है, कार्बन एमिशन का गोल क्या है और भारत की स्थिति क्या है, अमेरिका का क्या है, भारत का क्या है, कार्बन एमिशन क्या होता है, कार्बन फुटप्रिंट क्या होता है और हमारा कार्बन का गोल क्या है, और पेरिस समझौता में जो आखिरी समझौता है उसमें क्या हुआ था। क्योटो प्रोटोकॉल भी इसी का पार्ट है और टोक्यो भी इसमें आता है। ठीक है, पिछले 1 साल में जो मेजर स्पोर्ट्स इवेंट हैं इसमें क्या क्या पूछता है, ओलंपिक मान लीजिए आ गया, एशियाड यदि रहा तो बैडमिंटन का ओपन का सिंगल्स होता है, फिर लॉन टेनिस, हाँ इसको लॉन टेनिस। ठीक है, लॉन टेनिस पूछता है, चारों ग्रैंड स्लैम पूछता है। ठीक है, दूसरा इस बार जो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, इंडिया का पूरा टैली, इंडिया किस में कितना लाया, कौन कहाँ जाकर पहुँचा, कौन गोल्ड लाया, क्या रहा, इसको थोड़ा इंडिया वाले को थोड़ा बारीकी से करना। इसके अलावा एक सवाल पूछने का ट्रेंड रहा है, इसको भी ध्यान रखिएगा, इसमें लोग मिस कर जाते हैं, वह है कि जो मेजर चुनाव हुए हैं स्टेट्स के उसमें कौन पार्टी जीती है और कितना सीट उसको आया है। लोकसभा का लास्ट याद रखिएगा और राज्यों का अलग अलग याद रखिएगा। इसको जैसे मान लीजिए अभी चुनाव हो रहा हरियाणा में, यूपी में चुनाव हो रहा है, तो उस चुनाव में लोकसभा, राज्यसभा या विधानसभा का चुनाव हो रहा है तो उसमें कौन जीता। और हाँ, कई बार हाँ वो चूँकि बिहार का था तो बिहार में देखिए अपने राज्य में ये तो माइन्यूट हो जाइए और भारत में रहिए तो जनरल हो जाइए कि मान लीजिए 4 राज्यों के चुनाव हुए, कब कब हुए ये भी देख लीजिए।
और किसको कितनी सीटें आई, कौन सबसे बड़ी पार्टी रही, यानी इसको लिखते हैं लोकसभा और एमएलए इलेक्शंस। हैं, इसमें कोई मेजर पॉलिटिकल इवेंट हो रहा है तो उसको भी देख लीजिएगा, लेकिन लोकसभा और ये दोनों याद रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर एक इम्पॉर्टेंट है, भारत में जितने भी सम्मेलन हुए, किसका गोवा में हुआ और कौन चंडीगढ़ में हुआ, एक साल के अंदर कितने गोवा में सम्मेलन हुए, कितने चंडीगढ़ में हुए, कितने मुंबई में हुए, कितने दिल्ली में। यदि परीक्षा हॉल में ऐसी समस्या आ जाए कि गोवा, मुंबई, चंडीगढ़, दिल्ली सब दिया हो, आपको आंसर नहीं आता हो तो दिल्ली मारिएगा, ठीक है, ठीक है ना। 90% चांसेज में दिल्ली सही आंसर हो सकता है। यदि आपको नहीं पता है तो, यदि पता है कि नहीं अब फिल्म वाला जो है वो गोवा में ही हुआ है तो दिल्ली मत मार दीजिए। जिसका नहीं पता, हाथ खड़ा है तो दिल्ली गेस कर लीजिए, ठीक है। जैसे मैथ के सवाल में यदि हाथ खड़ा हो जाए तो 0 या 1 गेस कीजिए। ज़्यादातर सवालों में जिसमें कोई आपको जवाब नहीं समझ में आ रहा है, यदि 0 और 1 ऑप्शन में है तो देख लीजिएगा, 0 और 1 गेस कीजिएगा, और उसमें भी 0 और 1 में से किसी एक को चुनना हो तो पीछे के 5 सवाल देखिएगा, जो सी का ट्रेंड चल रहा हो और सी में 0 हो तो 0 मार दीजिएगा। ये दूसरा डिकोडिंग है, समझ गए। आपने 0 और 1 गेस करके रखा और ऊपर से लगातार देखने के 5 में से 3 सी सही है और सी में 0 है तो गो फॉर सी, भगवान का नाम लीजिए, मार दीजिए। 50 सवाल गलत भी करना है, ऐसा नहीं है, सब लेके घर नहीं आना। एक बार मेरी बेटी आई 99% नंबर लेके, मतलब सब लेके आ जाएंगे तो स्कूल के पास कुछ नंबर बचना चाहिए कि नहीं बचना चाहिए, तो कुछ नंबर आयोग के पास वो भी खुश रहेगा, इतना नंबर सब लेके आप चले जाइएगा तो कुछ छोड़ के आइएगा, ठीक है। क्या जान बैठ जाएगा। इसके अलावा हाँ, एक जो है डांस फॉर्म, जो कल आपको 20 डांस फॉर्म मैंने याद कराया था, ठीक है, तो वो डांस फॉर्म बताइए, घूमर कहाँ का नृत्य है? और लावणी मेघालय, ठीक है। मणिपुरी का क्या है? मणिपुर का क्या है? कुछ बात अधूरी रह जाए तभी ठीक कर नहीं। और आंध्र प्रदेश का कौन सा है? आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी, हाँ। और गोवा की है मंडी, और उसके पहले क्या था? धमाल। मतलब बैठे बैठे 20 था, हमने ग्रुप में भेजा भी है डांस फॉर्म, ये 20 5 मिनट में सबको याद हो गया था और उसमें कभी गलत नहीं होगा। तो ऐसा ही रखिए, एक टॉपिक बैठ के ख़त्म और हर आदमी अपना एक जो चेकलिस्ट लाया उसमें मार दिया, ठीक, आसानी से हो जाए। और गेस कीजिए क्या क्या टॉपिक इसमें और डाला जा सकता है। अभी क्या है, 2 टॉपिक आ गया है, जीआई टैग, जीआई टैग, तीसरा है रामसर, ठीक है ना, और एक है आपको इसी से मिलता जुलता यूनेस्को धरोहर, जो कांवर लेक वगैरह है ना उसको इसमें डालता है रामसर साइट में। मतलब एक लिस्ट है जिसको विशेष दर्जा दिया जाता है, तो रामसर साइट्स कर दीजिए इसको। फिर एक हो गया यूनेस्को, यूनेस्को का धरोहर, हेरिटेज। बिहार के कितने हैं उसमें और भारत का क्या है, ठीक है, जहाँ वो सारा इसी में आ जाएगा, ठीक है ना। जितना गर्म जलधारा जो ठंडी जलधारा देखे थे वह भी एक प्रोमिनेंट टॉपिक है। फिर जो हमने ज्योग्राफी में 2-3 पॉइंट बताए थे वो हमेशा ही जनरल टॉपिक है, जैसे कि माउंटेन पिक्स, यानी पर्वत शिखर, ग्रासलैंड भी लिख देते हैं। ज्योग्राफी का है लेकिन ये कॉमन में आ जाएगा, ये तो सबके लिए नॉर्मल टाइप का चीज़ है, ज्योग्राफी में देख लिया जाएगा, ठीक है। नॉर्मल में जैसे एक चीज़ लिखिए, आतंकी संगठन, आतंकी संगठन और जासूसी संगठन।
ठीक है, जैसे CIA, KGB, तो जासूस और आतंक। एक ट्रेंड आजकल चला हुआ है भारत का महत्वपूर्ण एयरपोर्ट का नाम पूछने का, एयरपोर्ट का नाम, ठीक है, एयरपोर्ट और कुछ स्पेशल रेलवे स्टेशन, कुछ स्पेशल रेलवे स्टेशन, जैसे रेलवे जोन अलग चीज़ है, रेलवे स्टेशन जैसे मैंने ग्रुप में भेजा था, आप लोगों ने पढ़ा होगा हाँ, एक कि सारी लड़की वाला। केवल लड़की वाला है, केवल औरतें ही है वहाँ पर, सब कुछ माटुंगा, माटुंगा। तो इस तरह का एक ट्रेंड है कि आप एयरपोर्ट, जयप्रकाश नारायण यहाँ का है तो इंदिरा गांधी कहाँ का है, ठीक है। पिछली बार पूछा था लंदन का कौन सा है, ये वर्ल्ड वाइड पूछता है, हीथ्रो, लंदन का है हीथ्रो। तो वैसे ही वर्ल्ड में ट्रेन के बारे में जब भी पढ़िएगा तो लेनिनग्राड भी पढ़ना होगा, व्लादिवोस्टोक भी पढ़ना होगा, सबसे लंबा रेलवे लाइन भी पढ़ना होगा, सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म में ट्रेन का थोड़ा सा मतलब जो भी ये सब टेक्निक देखिएगा ना, थोड़ा वर्ल्ड में भी देखिएगा, इंडिया एंड वर्ल्ड, क्या बोलते हैं, इंडिया एंड वर्ल्ड। एयरपोर्ट भी और रेलवे का भी, थोड़ा सा रेलवे जब देखिएगा तो उसको देख लीजिएगा। पुरस्कार वो लिख दिया, प्राइजेज तो आ ही गया है, इवेंट मेजर हो ही गया। और जो सवाल का एरिया मिसलेनियस में बनता है, अंतरिक्ष अभियान बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत किसका किसका, इसमें ध्यान दीजिएगा क्या इंपॉर्टेंट है कि भारत किसका किसका छोड़ा। जैसे भारत क्या करता है ना कि एक तो सस्ता में छोड़ देता है, यही जो अरबों डॉलर लगता है दूसरे देश का, एक पता नहीं क्या टेक्नोलॉजी लगाया है कि उसके 1/4 नहीं 1/10 खर्चा में छोड़ देता है। इसलिए जर्मनी जैसा देश भी आके बोलता है भैया हमारा बना के तो रखे हैं लेकिन पहुंचा दो तुम ही, तो काटो सेट लेके चला जाता है, ठीक है। एक तो ये देखना है, दूसरा देखना है कि इसमें जो लोक हितकारी उपग्रह हैं उनका फंक्शन क्या है। उपग्रह जो लोक हितकारी है, जो कि हमको हमेशा आदमी को सेंटर में रख के व्याख्या करना है, ये ध्यान रखिएगा। तो लोक हितकारी कैसे होगा, जैसे PSLV, पोलर सेटेलाइट लॉन्च व्हीकल, तो वो 1000 किलोमीटर की ऊंचाई पे होता है, 1000 किलोमीटर की ऊंचाई पे। तो वो क्या करता है कि अच्छी तस्वीरें लेता है, तो कहाँ पर बाढ़ की संभावना है, कहाँ पर चक्रवात की संभावना है, इससे मछुआरों को अलर्ट किया जाता है। आजकल जितना परेशानी पहले होता था उतना परेशानी होती है, पूरा का पूरा 4 लाख आदमी को आया, बहुत भयंकर तूफान, और 4 लाख आदमी को रेस्क्यू कर लिया गया, क्योंकि पता रहता है कब आने वाला, 1-2 दिन का मोहलत मिल जाता है। एक ये हुआ। दूसरा GPS, जो पूरा दुनिया का मोबाइल सिस्टम जो है वो किस प्रणाली पर आधारित है, तो नवीनतम तकनीक वो भी लगेगा, न्यू टेक्नोलॉजी, जितना भी न्यू टेक्नोलॉजी है उसको एक बार देखना पड़ेगा। जैसे वर्ल्ड राउंड है, पृथ्वी गोल है, तो GPRS आपने देखा होगा कि जो हमारे मोबाइल का पूरा फंक्शन GPRS पे रहता है, उसको कहते हैं जनरल पॉकेट रेडियो सिस्टम। क्या कहते हैं, जनरल पॉकेट रेडियो सिस्टम। अब क्या होता है कि यहाँ तक आपको लग रहा है हम तुरंत उठाया बात कर लिया। दूसरा एक पहले मोबाइल था CDA में, कोड डिवाइडेड मल्टीपल एक्सेस, इसमें फ़ोन टू फ़ोन कनेक्ट होता है, ठीक है। तो क्या होता है कि मोबाइल में जो चीज़ आ रहा है वो 2 तरह के वेव से आता है। एक वेव है माइक्रोवेव और एक वेव है रेडियो वेव, ठीक है। माइक्रोवेव क्या करता है कि जैसे मान लीजिए अब यहाँ पर एक मैच चल रहा है भारत UAE में है, तो ये मैच का सिग्नल यहाँ चला जाएगा माइक्रोवेव से सेटेलाइट के पास, और सेटेलाइट फिर यहाँ भेजा, तो यहाँ पर यदि कोई मोबाइल से कोई चीज़ भेज रहा है वो यहाँ गया माइक्रोवेव से और आया वापस, ये भी माइक्रोवेव बन के ही आया। लेकिन जो एक टावर होता है ना, मोबाइल टावर, ये यहाँ इसको रेडियो सिग्नल में बदलता है और हमारा मोबाइल रेडियो सिग्नल को कैच करता है, समझा। अब है कि मान लीजिए एक तो ये सिस्टम हो गया, तो GPRS उसमें क्यों काम करता है। GSM जो है वो क्या है, GSM का फुल फॉर्म क्या होता है, GSM, हमारा मोबाइल GSM है, बहुत कहता है ना हमारा मोबाइल GSM है, बहुत जनरल चीज़ें हम लोगों को नहीं पता होती हैं। क्या होता है जो GSM, बताओ, GSM मोबाइल रखे हो ना, ग्लोबल सिस्टम ऑफ मोबाइल्स,
या ग्लोबल सिस्टम ऑफ मोबाइल GSM और GPRS जनरल पॉकेट रेडियो सिस्टम, ठीक है। अब क्या होता है, आप इसको थोड़ा कंसेप्ट चूँकि आ गया तो समझा दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए ये है, ये पृथ्वी है। अब यहाँ कोई यदि सेटेलाइट है तो इतना ही दूर ना अपना वो रेडिएशन भेज पाएगा। देखिए पृथ्वी के इतना ही भाग पर रेडिएशन आ रहा है, तो इसी को बोलते हैं टावर। टावर नहीं आ रहा, टावर नहीं आ रहा है, ये CDMA की बात कर रहे हैं। तो अब क्या होगा कि एक सेटेलाइट यहाँ लगाएगा तो यहाँ तक टच करेगा, फिर एक यहाँ लगाएगा तो यहाँ तक का बाकी भाग को ये देख लेगा। इसीलिए इसकी ऊंचाई को बढ़ाना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? ऊंचाई को बढ़ाना पड़ता है। जैसे 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पे जाएगा ना, तब पृथ्वी का 1/3 भाग को पकड़ पाएगा। कितना? 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पे जब जाएगा कोई सेटेलाइट तो 1/3 भाग को पकड़ पाएगा। तो ऐसा 3 मिल के पूरे वर्ल्ड में ट्रांसफ़र करेगा। तो अब इसके लिए सबको आपस में करना पड़ेगा ना। पूछिए। यही तो हम अभी बोलने जाते हैं। क्या है कि अभी 3 है, अभी 3 में ही पूरा दुनिया चल रहा है। तो दुनिया क्या करता है, आपस में कॉन्ट्रैक्ट करता है बैंडविड्थ का, इतना बैंडविड्थ हमारा, इतना बैंडविड्थ हमारा, और ये जो भेजा गया है उसमें जो भी ले रहा है उसके हिसाब से क्या खर्चा, क्या पानी अपना, तो इसी को बैंडविड्थ बोलते हैं। तो ये नेशनल वाइज भी इसका एलोकेशन होता है और नेशन के विद इन भी होता है। 5G का एक बैंडविड्थ बना हुआ है, 4G का बैंडविड्थ बना हुआ है, तो उस बैंडविड्थ के सेल एंड परचेज होता है, और जो देश पहले भेज दिया है वो उसका लाभ लेता है। समझा गया? तो न्यू टेक्नोलॉजीज जो मोबाइल से संबंधित हो सकती हैं, आपको मैंने बताया था कि आपके बीमारी से संबंधित हो सकती हैं, या फिर ऊर्जा के खर्च को बचत करने के लिए हो सकती हैं, सुपर कंडक्टिविटी हो सकता है, या फिर मानव के जीवन को बेहतर बनाने के लिए वैसा टेक्नोलॉजी हो सकता है जिसको AI कहते हैं, क्वांटम मैकेनिक्स कहते हैं। तो ये सारा टेक्नोलॉजी वाले सेगमेंट को अलग से लेते रहिए, और कम से कम एक साइंस की बढ़िया मैगजीन लेके पढ़ने का हैबिट डालिए। साइंस रिपोर्टर हो, या फिर विज्ञान प्रगति हो, या आविष्कार हो, या नेट पर भी साइंस वाले एरिया में जाके पढ़िए। मेक इट अ हैबिट। 5-10 मिनट विज्ञान और वैज्ञानिक सोच के लिए दीजिए। तो ये वाला सेगमेंट आपका टेक संबंधित सवाल आता ही आता है, ठीक है। हाँ देखिए ये बहुत महत्व नहीं, ये पंचवर्षीय योजना की बात कर रही है, पंचवर्षीय योजना ना अभी के लिए। वो तो हम लोग अभी उसमें बहुत सारा सेगमेंट है, वो करेंट वाले में डाल लेंगे, या फिर इसमें भी डाल दीजिए, मेन टॉपिक से मतलब है। जैसे जितना आपका एक तो 5 ईयर प्लान है, ये पूरा का पूरा आप देख लीजिए अब तक, ठीक है, ठीक है ना। 5 ईयर प्लान एक देख लीजिए पूरा, किसमें के जैसे आपने चार्ट बनाया हुआ था वैसा चार्ट आप लोग भी बना लीजिए कि किसमें किसका मॉडल था, किसमें क्यों कौन सा सेंट्रल आइडिया था। होता तो सब में सब है, लेकिन अब किसमें कृषि को प्रमुखता दिया गया, किसमें उद्योग को दिया गया, किसमें दोनों को दिया गया, किसमें पहली बार गरीबी उन्मूलन को दिया गया, किसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट को सबसे पहली बार कहा गया, ठीक है। इसके अलावा जो आयोग वाला पार्ट है ये बहुत बड़ा है, ये इसमें पॉलिटिकल आयोग भी है, इसमें इलेक्ट्रॉनिक आयोग भी है, सब कुछ है। इसी में नरसिम्हन समिति और सरकारी आयोग सब आ जाएगा। ये बड़ा है, इसको सेगमेंट वाइज कर लीजिएगा। लेकिन ये टॉपिक्स देखिए, अभी हम लोग कितने टॉपिक देखे, 1 2 3 4 5 6 7 8 हैं, कितने 30 हो गए, 35 हो गए। ये 35 में 30 सवाल छुपा है आपका। 35 जो टॉपिक है इसमें 30 सवाल आपका आना ही आना, और मुश्किल से हर एक टॉपिक पे हम 2 घंटा लेते हैं, 60 घंटा, यानी 6 दिन का पढ़ाई है ये। 6 दिन में 30 क्लियर हो गया तो अच्छा ही ना। इसके अलावा जो वाला सेगमेंट है उसको भी यहाँ लिख ही देते हैं, उसको आप लोग सेगमेंट वाइज अलग कर लिए। सेगमेंट मतलब नहीं, मेन हेड टॉपिक से मतलब है। यहाँ पर क्या जितना भी इंडेक्स है, पॉवर्टी इंडेक्स, हैप्पीनेस इंडेक्स, सूचकांक, सोर्स अलग अलग से कलेक्ट करना पड़ेगा, जो कि अलग दिन किसी
अलग संस्था का निकलता है। हाँ, वो हम वैसे कोशिश करेंगे कि हम आपको दे दे पूरा इकट्ठा करके, ठीक है। करंट में एक जगह कलेक्ट भी कर देता है, सूचकांक एक अलग से दे देगा, ठीक है। दूसरा, जो वर्तमान की योजनाएं हैं भारत सरकार की और बिहार सरकार की योजना, जैसे अभी सब कौन सा 7 योजना है ना, 7 निश्चय, उसका पार्ट 2 चल रहा है, तो पार्ट 2 अब पूछेगा ही पूछेगा। अब वो जो है नल जल योजना, हरियाली योजना, ये बिहार के संदर्भ में है, और वही भारत में हरियाली मिशन, हरित गैस पाइपलाइन वाला, वो सब, ठीक है। हाँ, वो भी है, बिजली वाला है। तो कम से कम 10 योजनाएं इधर और 10 योजनाएं इधर देख लीजिए। इसमें हम लिख देते हैं इंडिया एंड बिहार। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है जिसको आप लोग को थोड़ा सा मेहनत करके जमा करना पड़ेगा, वो है बोन ऑफ कंटेंशन, विवाद के मुद्दे। अब इसमें विवाद के मुद्दे, देशीय विवाद के मुद्दे और अंतर्राष्ट्रीय विवाद के मुद्दे, इसको कर लेंगे तो आप बाकी लोगों से आपको एडवांटेज मिलना शुरू हो जाएगा। इसको अलग से इसका बनाइएगा। जैसे विवाद के मुद्दे, हम इसको लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं? विवाद के मुद्दे। अब डिस्प्यूट में क्या क्या है? भारत में यदि पूछे 5 डिस्प्यूट बताइए, बताइए आप लोग। हाँ हाँ हाँ, इंटरनल भारत का नदी जल विवाद, चाय बगान। लेकिन हमसे यदि पूछेगा, जैसे कि क्या होता है कि एक बार एक लड़के का हम इंटरव्यू तैयारी करवा रहे थे, ठीक है, तो बोले कि प्रदूषण, पर्यावरण प्रदूषण के कितने कारण हैं, मतलब कि कारण बताइए। तो बोला कि ये कारण है, ये कारण है, वो कारण, 4 कारण बताया। हम बोले आपका जो चौथा कारण है ना, वो सबसे महत्वपूर्ण कारण है, और इंटरव्यू बोर्ड में आपको पहला 3 ही सुनेगा, चौथा में रोक देगा। तो सबसे महत्वपूर्ण को छुपा के बात मत रखिए, शुरू में बोलिए। सबसे इम्पोर्टेंट यदि कहा जाए विवादित मुद्दों में अभी जो चल रहा है वो है किसान आंदोलन, ठीक है। तो पहला शुरुआत करेंगे विवाद के मुद्दा किसान आंदोलन से। वैसे विवादित मुद्दों में धारा 370, 35A जो चला था, NRC, CAA, ये सब ऊपर से आ रहे हैं। उसके बाद नदी जल विवाद, ये चल ही रहा है लंबे समय से, ठीक है। किसी राज्य का यदि सीमा को लेकर या फिर नए राज्य का गठन का कोई मांग है, वो भी है। कहीं पर कोई नक्सलवादी आंदोलन चल रहा है, सलवा जुडूम टाइप के, तो उसमें दोनों प्रो और कॉन्स, मतलब आंदोलन का कारण और उसको रोकने के लिए किए जा रहे उपाय। इससे मेंस भी आपका मजबूत होगा और पीटी में कन्फर्म होगा आंसर। तो विवाद के मुद्दों को और मतलब बढ़ा के बताएं कि इसमें समझ में आ जाएगा। नेशनल भी और इंटरनेशनल भी, और नेशनल में भी पॉलिटिकल, सोशल, कल्चरल सब कुछ आएगा इसमें। ये बहुत ही आनंद आएगा, और ऐसे पढ़िएगा ना तो बहुत आनंद आएगा कि हमारा कोर्स कवर होता जा रहा है। ये पूरा कवर होता जाएगा, और फिर क्या होगा, कोई पूछेगा तो पूछिए ना, तो सवाल पूछिए, तो शुरुआत इधर से करेगा। जब ये एरिया आपका 30-40 सवाल सही हो जाएगा तो फिर हिस्ट्री में गलत होगा, हिस्ट्री गलत करा लेगा, वो भी हमारे विद्यार्थी से संभव नहीं। हिस्ट्री में अभी हम बोल नहीं रहे हैं, आपका एक भी गलत नहीं होगा, एक भी गलत नहीं होगा। हम तो यहाँ 5 गलत करके छोड़ दिए, इतना तो हमको भी अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है ना। कहने का मतलब है कि आप इस वाले, ये हम लोग ग्रे एरिया में जा रहे हैं, इसको मजबूत कीजिए, बाकी तो सॉलिड एरिया है। पॉलिटी गलती हो जाएगा, पॉलिटी में एक भी सवाल गलत नहीं होगा, तो ये एरिया सब कुछ सही कीजिए। अब लिखिए, इंडिया ईयर बुक पढ़ने का हैबिट डालना पड़ेगा। उसमें कुछ सेगमेंट बता रहे हैं, जैसे कि संस्थान, महत्वपूर्ण संस्थान, जैसे आलू पे शोध संस्थान कहाँ है, ठीक है। कहाँ पर घास पर रिसर्च होता है, घास पे बैठ कर रिसर्च नहीं होता है, घास के बारे में रिसर्च होता है, ठीक है ना। तो आलू शोध संस्थान शिमला में है, तो सबका वो पूरा उसमें मतलब महत्वपूर्ण ICAR इसी में आएगा, CSIR, ICAR। तो शोध संस्थान या इम्पोर्टेंट संस्थान, हाँ वो लेटेस्ट में आएगा, करंट वाले में आएगा। एक कोरोना पे पूरा रिसर्च कर लीजिएगा, ठीक है ना। कोरोना का प्रो कॉन्स सॉल्यूशन,
कोरोना के बाद हम नहीं, एक हो चुका है, लेकिन फिर भी कोरोना पर जो अभी सॉल्यूशन पार्ट है उस पर क्वेश्चन आ सकता है। कोरोना से संबंधित संस्थान को हम मतलब पूरा इलुसिडेट करें या समझ में आ रहा है? किसी भी तरीके का संस्थान, रिसर्च का संस्थान हो, महत्वपूर्ण संस्थान, जैसे मान लीजिए पूछे कि खेल कूद का सबसे बड़ा संस्थान भारत में कहाँ पर है, तो पटियाला का जो, तो ये सारा आपको एक बार में मेमोरी में, मतलब कई लोग हमसे पूछते हैं कि आप कितना पढ़ते हैं, हम पढ़ते ही नहीं। फैक्ट यह है कि हमको घर में लोग कहते हैं कि आप 10 मिनट पढ़ लीजिए, लेकिन हम जो नॉर्मल भी पढ़ते रहते हैं तो वही इंटरेस्ट के साथ पढ़ते रहते हैं। तो इंटरेस्ट पैदा कर लीजिएगा तो फिर मेमोरी में जरूरत क्या है, याद करने की जरूरत क्या है? जब हम खोज के ही पढ़ रहे हैं कि आज हमको जानना है एल्ब्रूस कहाँ है, जब एल्ब्रूस मिल गया तो भूल जाएंगे कि कहाँ है। पहले अंदर से पैदा कीजिए, तड़प पैदा कीजिए उसके लिए, फिर तो ये सब कहानी है। एक एक करके हम लोग इस पर डिस्कशन भी कर लेंगे, ऐसा नहीं है, लेकिन आप लोग पहले तैयारी कर लीजिए। और बताइए, हो जाएगा। संस्थान, कोरोना, और इसी में टॉपिक जोड़िए, जैसे नए राज्यों का मांग वगैरह विवाद के मुद्दे में आगे जाएगा, ये देख लीजिएगा, उसको डिटेल आप लोग देखिएगा कि उसमें क्या क्या टॉपिक और बन सकता है। जैसे ट्रिपल तलाक वगैरह भी इसी में आएगा, ठीक है ना? ये अलग से नहीं देते हैं। न्यायिक सक्रियता एक सब्जेक्ट डाल देते हैं, ठीक है? न्यायिक सक्रियता, जुडिशियल एक्टिविज्म है, सब कुछ वो सब। हाँ, ये सब न्यायिक सक्रियता वगैरह में आ जाएगा, या विवाद के मुद्दे में भी उसको डाल सकते हैं, कहीं भी डालिए, लेकिन वो छूटे नहीं। एक्टिविज्म, जुडिशियल एक्टिविज्म, जैसे जिन चीज़ों पर न्यायपालिका को निर्णय नहीं लेना चाहिए, जिन पर कार्यपालिका का निर्णय होना चाहिए, एग्जीक्यूटिव का होना चाहिए, वहाँ पर यदि न्यायपालिका अपना सक्रियता दिखाती है। इसके अलावा कुछ पॉलिसी जो चली आ रही होती है, जैसे कि उन्मूलन कार्यक्रम, क्या कहते हैं, जैसे कोरोना आपने देख लिया ना, वैसे उन्मूलन कार्यक्रम, जैसे पोलियो उन्मूलन, कालाजार, तब ये जो अभी बिहार में चला हुआ है ज़्यादा, AES, चमकी बुखार, डेंगू, तो ये उन्मूलन कार्यक्रम जो है ना, जैसे डेंगू का, AES का, फिर कालाजार तो ख़त्म हुआ, तो इसको देखना कालाजार कब ख़त्म हुआ, उसमें बिहार का बहुत महत्वपूर्ण रोल था, जो मंत्री जी CP ठाकुर जी का। तो कालाजार, उसी तरह से टीबी में कैसा इलाज चलता है, मतलब टीबी मतलब टेलीविज़न में नहीं, ट्यूबरक्लोसिस बीमारी में, तो टीबी, इसमें चलता है MDT, क्या कहते हैं इस इलाज को, MDT, मल्टी ड्रग थेरेपी, मतलब थोक भाव से लोग खाते थे दवाई, ठीक है? तो इसमें पोलियो वैक्सीनेशन वाला प्रोग्राम था भारत में, कब से कब चला, थोड़ा सा देख लीजिए कि कोरोना उन्मूलन में के बैकग्राउंडर में ये सब आता है, तो बैकग्राउंडर से भी सवाल पूछ सकता है, ठीक है? फिर जो ये सेंसस वाला आंकड़ा देखेंगे, उसमें हम अलग से लिख दे रहे, क्योंकि हो सकता है कि वहाँ मिस कर जाए। भारत की वन स्थिति रिपोर्ट, कुछ इम्पोर्टेंट रिपोर्ट्स भी देखना होता है, जैसे तो वन स्थिति रिपोर्ट, यानी वन का क्या पोजीशन है, ठीक है? अब रिवर हमने पढ़ा दिया है, नदी घाटी योजना बता दी है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे लिख देते हैं, थोड़ा सा नदी भी लिख देते हैं भारत का, ठीक है? वन स्थिति रिपोर्ट। अब वर्ल्ड और इंडिया के संदर्भ में एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक छूट रहा है, वो है उत्पादकता, उत्पादन चार्ट। ये एकदम मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, डबल मार्क कर लीजिए, कि भारत सूती वस्त्र भेजता है कि जवाहरात भेजता है कि कपड़ा भेजता है, या कि उधर से पेट्रोलियम लेता है या भारी मशीन लेता है। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का लेटेस्ट जो आपका इंडिया आर्थिक सर्वेक्षण आता है, उसके आंकड़े का, इकोनॉमिक सर्वे से, तो ये उत्पादन का चार्ट। अब इसमें उपभोग का चार्ट हम नहीं लिखें, लेकिन वो भी आ जाएगा। जैसे कि मान लीजिए भारत चाय पत्ती का उत्पादन सबसे अधिक करता है, लेकिन उपभोग भी सबसे अधिक कर लेता है, ठीक है? लेकिन ये विद इन इंडिया भी चार्ट, जैसे कि मूंगफली का उत्पादन कहाँ ज़्यादा होता है, गेहूँ कहाँ होता है, चावल कहाँ होता है, ठीक है? हाँ, तो वो पूरा टॉप 3 का हर जगह लिख लीजिएगा, टॉप 3 से सवाल आता है। हाँ, तो जो ऑड होगा ना, जो चाइना नहीं होगा, वो क्वेश्चन होगा।
ऐसे बिहार में कौन सा खनिज अभी मिला है? सोना का खान मिल गया कहीं पर बिहार में, तो सोना का तो कोई नया खोज में सोना का खान मिल गया, या अबरक कहाँ पर है, इन चीज़ों का सारा लिस्ट समझा गया। किताब उसका राइटर का हो ही गया, पुरस्कार हो ही गया, पुरस्कार में मान बुकर किसको मिला है, बुकर किसको मिला है, ज्ञानपीठ किसको मिला है, ठीक है, विक्रम साराभाई पुरस्कार किसको मिला है, ठीक है। हाँ, साहित्य अकेडमी, ये भी लिख लीजिए, जो एकेडमी अवार्ड्स लिखिए साहित्य अकेडमी, और उसमें साहित्य अकेडमी कभी भारत में मतलब हिंदी में क्या है वो देखना है, ठीक है। साहित्य अकेडमी हमेशा पूछते हैं, हेमवती नंदन बहुगुणा है, नहीं वही थे सुंदरलाल, हेमवती नंदन तो लड़े थे वहाँ पर। कि बिहार की जो भाषाएं हैं उसमें यदि कोई लिखा है तो आपके लिए इम्पोर्टेंट है बीपीएससी के लिए, और नहीं तो इंग्लिश और हिंदी, ठीक है, वो इम्पोर्टेंट है। और गेस कीजिए इस एरिया में क्या हो सकता है, यही सबसे बड़ा एरिया है। अब ये भर जाएगा तो वो हल्का हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसको हम लोग और बढ़ा लीजिएगा, जो कहीं समझ में आए, जो इस एरिया का है उसको डाल लीजिएगा। इसको यहाँ पे रोकते हैं। हिस्ट्री में जनरल टॉपिक है, तो जनरल टॉपिक्स नहीं बताएंगे, जो इसके पर्टिकुलर टॉपिक जिसका चार्ट बन सकता है ना वो बताएंगे। अब ये नहीं बताएंगे मौर्य भी पढ़ना है, तो फिर तो बहुत बोझिल हो जाएगा। लेकिन चार्ट कहाँ बनाना है, ऐसे हिस्ट्री में एक चार्ट बनाइएगा, कहाँ क्या मिला, क्या चार्ट बनाइएगा, कहाँ क्या मिला। ये किस सेगमेंट से बनेगा, हड़प्पा से, हड़प्पा काल में बनाइएगा, कहाँ क्या मिला। फिर बनाइएगा, हड़प्पा से आगे बढ़िए, वैदिक में किसको क्या कहते हैं, इसके चार्ट का नाम क्या होगा, किसको क्या कहते हैं, ये हो गया वैदिक। सुतोदरी क्या है, परुष्णी क्या है, समझ में आ गया। किसको करिश क्या है, ये किसको क्या कहते हैं, ये चार्ट बनाइएगा वैदिक में। बस एक ही चार्ट बना काफ़ी है, कहाँ क्या मिला, किसको क्या कहते हैं। हाँ ठीक है, ठीक है, सब गोबर मत कर दो, खाली गोबर, ठीक है। कहाँ क्या मिला, किसने किसको क्या कहते हैं। तीसरा बनाइए जो हम लोग उसके बाद आएंगे कि बौद्ध संगीति का चार्ट बनाइए। किसका, बौद्ध संगीति, चारों का चार्ट। एक सवाल कन्फर्म, ठीक है। फिर जैन संगीति कितने हैं, दो। कब कब हुआ था, एक हुआ था 300 BC और एक हुआ था 500 AD। 500, हाँ 500 समथिंग, 513, हाँ, एक मौर्य के समय और एक जो है गुजरात के लोकल शासक के समय, ठीक है। तो बौद्ध संगीति और जैन संगीति 6 हो गए यहाँ पर। अब आइए मौर्य में, मौर्य वाले में क्या करना है आपको, अशोक के अभिलेख का एक चार्ट बनाना है, अशोक के इम्पोर्टेंट इंस्क्रिप्शंस। दूसरा, इसमें मौर्य प्रशासन, और प्रशासन में भी खास करके चार्ट जो बनता है वो बनता है कहाँ से क्या आयात निर्यात होता था। तो क्या कहते थे प्रशासन में, ये लिख लीजिए, प्रशासन का एक चार्ट बनाइएगा, कौन किस विभाग का राजा था, कौन किस विभाग था, ये हो गया प्रशासन, ठीक है। और दूसरा, आयात निर्यात चार्ट, कहाँ से क्या लिया जाता था। बैलेंस ऑफ ट्रेड, पहली बार भारतीय इतिहास में बैलेंस ऑफ ट्रेड फेवर में आया है। देखिए, दो थ्योरी समझना है इतिहास समझने में, उसमें क्या है, बैलेंस ऑफ ट्रेड का फेवर में आना पहला थ्योरी, और दूसरा थ्योरी है सरप्लस इकोनॉमी, उत्पादन अधिशेष। जब तक उत्पादन अधिशेष नहीं होगा शहरीकरण नहीं होगा, जब उत्पादन अधिशेष होगा शहरीकरण की प्रवृत्ति बढ़ेगी। यह कंसेप्चुअल पार्ट है। जैसे उत्पादन अधिशेष क्या होता है, यानी कि जितना ज़रूरत है खाने के लिए उससे ज़्यादा उत्पादन,
बच गया, मोटा भाषा में यही समझिए, उसी को उत्पादन अधिशेष कहते हैं। तो क्या होगा, तब कहीं ना कहीं बेहतर कार्य में लगेगा कि भाई तुमको हम 1 बोरा दे रहे हैं, थोड़ा पूरा दीवार जोड़ दो, नहीं हो जाएगा, तो घर निर्माण बन जाएगा। तो जब भी सरप्लस में इकोनॉमी आएगी तो निर्माण में तेजी आएगा, और जब निर्माण में बढ़ोतरी होगी तो शहरीकरण होगा, अर्बनाइजेशन होगा। तो ये हो जाएगा अशोक के इम्पोर्टेंट अभिलेख, क्या कहते हैं प्रशासन में किस पद को, और तीसरा आयात और निर्यात का चार्ट। ये आपको यहाँ पर सेम अप्लाइज विथ गुप्ता। गुप्त में भी जो इसका क्या कहते हैं, इसका नाम यदि बदल रहा है तो वो डालना है। ये सारा रहेगा गुप्त में, लेकिन गुप्त में एक चीज़ और जुड़ जाएगा, क्योंकि गुप्त अब विशाल हो रहा है। यहाँ क्या जुड़ जाएगा, बुक्स एंड ऑथर्स, बुक्स एंड वो है, लेकिन सबसे अधिक किताबों की रचना और ये सब इस काल में हुई, तो आगे पीछे करके यहाँ पर एक बुक्स एंड ऑथर्स का कॉलम आप जोड़ लीजिए। वैसे एक चार्ट आप लोग बनाइएगा पूरे हिस्ट्री में, उस चार्ट को लिखिएगा कि सिक्कों का विकास, क्या लिखिएगा, उस चार्ट का नाम क्या होगा, सिक्कों का विकास। एक चार्ट बनेगा धर्म का विकास, कि कैसे कैसे कब कब कौन सा धर्म आया, कब भागवत आया, कब शैव आया, कब कौन सा संप्रदाय आया, उसका एक चार्ट, क्रम क्रोनोलॉजी, धर्म के विकास का एक चार्ट बना जाएगा। इससे बहुत सवाल आपका आसान हो जाएगा। सिक्का का कर लीजिएगा तो हो जाएगा, यहाँ पद का कर लिए, गुप्ता आपका फिर मोटा मोटी खत्म होगा। ठीक है, अब ये जो यहाँ पे जो चीज़ है, मौर्य में जो आपने किया, किसको क्या कहते हैं, किसका ये है, तो ये प्रशासन वाला पार्ट को आपको फिर बार बार करना है। कहाँ पर करना है, फिर वही सल्तनत में भी करना है। क्या करना है, सल्तनत में भी, लेकिन इसके पहले इसके राजनीतिक को भी देख लेना है। राजनीतिक का कालक्रम क्या करना है, काल प्लस प्रशासन, और तीसरा इसमें कुछ है ही नहीं। इतना में सल्तनत खत्म हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। इसमें ज़्यादा ट्रेड का हिसाब किताब नहीं है, केवल प्रशासन में कौन क्या करे, कौन बाजार के लिए काम किया और कौन निर्माण के लिए, वास्तुकला का जैसे एक लिस्ट बना लीजिएगा कि कौन लोक कल्याणकारी कार्य किया, इसमें एक लिस्ट बन जाएगा लोक कल्याणकारी। ये कि आधे पन्ना में सब सिमट जाएगा, 300 साल का इतिहास मात्र आधा पन्ना में, लेकिन जब सवाल 50 आ जाएगा उससे कि ये तालाब कौन बनाया था और ये झोपड़ा कौन बनाया था, इतना में खोपड़ा खड़ा हो जाएगा। क्या, तो लोक कल्याणकारी FST है। सिकंदर लोदी का योगदान देख लीजिएगा इसमें विशेष तौर पर, क्योंकि उससे सवाल पूछता। सिकंदर लोदी अचानक से दिमाग में आ गया तो हो सकता है इस बार सवाल में भी आ जाए कई बार, तो इसलिए सिकंदर लोदी कहीं लिख लीजिए, अलग से उसको देख लीजिए। तो आइए मुगल में एक छोटा सा बना लीजिएगा क्रम, कौन दादा, कौन परदादा, कौन बेटा, कौन पोता। इसको कोशिश कीजिएगा कि बहादुर शाह जफर तक ले जाए, यानी फ्रॉम बाबर टू बहादुर, बाबर टू बहादुर, ये लेकर आप क्रम जाएंगे। उसके बाद इसमें सबका जो मेजर है ना, उनके अचीवमेंट का चार्ट बनेगा, अचीवमेंट का चार्ट अलग अलग। अकबर कब तीर्थ यात्रा कर लागू किया, कब जजिया लागू किया, कब जजिया समाप्त किया। तो अकबर कितना दिन तक जजिया लगा कर रखा था, बताइए। अकबर कितने दिन तक जजिया लगा कर रखा था, 21 साल। 21 साल तक जजिया कर वसूलने वाला अकबर को हम लोग लिबरल कहते हैं। और जहांगीर का शासन कितने साल का था, मोटा मोटी 22-23 साल का, यही था ना। जहांगीर कितने दिन था, अकबर का कालखंड याद है आप लोगों को, 1605 तक। उसके बाद जहांगीर 28 तक, और 28 के बाद शाहजहां 58 तक। तो जहांगीर 20 साल 22 साल रहा, तो जहांगीर का पूरा शासन के बराबर तो जजिया वसूल लिया। लेकिन जब जजिया हटाया तो नाम हो गया कि अकबर ने जजिया हटा दिया। कोई पूर्वाग्रह नहीं है, एक आलोचना है। तो इसको कीजिएगा तो आनंद आएगा, क्योंकि अब मॉडर्न में टच करता है, आधा मुगल मॉडर्न में टच करता है। कब से, 1707 से।
पूछा कि यदि 1707 जो औरंगजेब का आखिरी दिन है, यहाँ से मॉडर्न हायरकी वाइज डायरकी वाइज यहाँ शुरू हो जाता है, लेकिन कंपनी के आगमन के हिसाब से 1600 से शुरू हो जाता है, यानी हम मॉडर्न तक पहुँच गए। इसमें एक चार्ट बनाइएगा और बहुत ही इम्पोर्टेंट चार्ट है, वो है सूफी मत से संबंधित संप्रदायों का चार्ट। बिहार में ट्रेंड रहा इससे सवाल पूछने का। सूफी मत, जैसे फिरदौसिया संप्रदाय कौन है, मनेरी संप्रदाय से पिछली बार पूछा था, तो सूफी मत चिश्ती सिलसिला, इसका एक अलग से चार्ट बनेगा। सूफी मत, फिरदौसी क्या है। उसके अलावा आप जब ये करेंगे तो यहाँ पर जो चार्ट बनाने की बात है, कुछ चार्ट और बनाइए। जैसे एक दक्कन के राजाओं का चार्ट बना लीजिएगा एक ही पन्ना पर। बीजापुर, गोलकुंडा, ये सब जो आएगा ना बीच में, ये बहुत कंफ्यूज करता है, तो एक जगह बना लीजिए। बीदर का क्या था, नहीं, अहमदनगर, खानदेश, जो मैंने बताया एक दिन आपको पूरा इतिहास हम बता चुके हैं, तो उसी को थोड़ा सा और कर लीजिए, ठीक है। इसके अलावा इस वाले में जो इनका अचीवमेंट जो लिखिएगा, तो खास करके जहांगीर और शाहजहां में जब जाइएगा तो वास्तुकला पर और चित्रकला वगैरह पर विशेष ध्यान दीजिएगा। वास्तुकला और चित्रकला अचीवमेंट में, पॉलिटिकल तो है ये, लेकिन वास्तु प्लस चित्र, यानी कि ओवरऑल सांस्कृतिक। कौन क्या निर्माण किया, लाल किला कौन बनाया, फतेहपुर सिकरी, बुलंद दरवाज़ा, मकबरा, ठीक है, जिसको किसको पेशकश कहते थे और किसको नजराना कहते थे, ठीक है। पेशकश और नजराना ये बताएंगे तो कर का नाम था, लेकिन यह बनाया गया किसी इमारत का भी नाम है। एक अपने मतलब पत्नी के प्रेम में पति का बनाया हुआ नजराना है, तो एक पत्नी के द्वारा पति को दिया गया पेशकश है। दोनों को देख लीजिएगा, पूछता भी, क्योंकि वो इतना ज़्यादा इतिहास में उसको अच्छे तरीके से लिखा गया ना कि वो उसको पूछता है, तो इसलिए सांस्कृतिक। सूफी मत में सारा सिलसिला आ जाएगा। मॉडर्न में जब आइएगा तो आपको 3-4 चार्ट का एरिया आता है मॉडर्न में। एक, हाँ, यूरोपीय कंपनी का गठन क्रम, क्या हो गया, गठन क्रम। फिर दूसरा इसी में, इसी पन्ने पर रहेगा, जो गठन क्रम तो मुश्किल से 2 लाइन है। उसके बाद इसी पर रहेगा फैक्ट्री, इम्पोर्टेंट फैक्ट्री, और किस समय बना, जैसे सूरत में कब बना, विशाखापट्टनम में कब, चिंसूरा में कब बना। तो ये जो फैक्ट्री का डेट्स, फैक्ट्री एंड फोर्ट्स, वही चीज़ हुआ, फैक्ट्री एंड फोर्ट्स, इसका डेट 1608 में कहाँ बना, 1610 में कहाँ बना। ये चार्ट कर लेंगे, आपको कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, मॉडर्न में कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। फिर आप महत्वपूर्ण युद्ध और संधियों का चार्ट बनाइएगा। इम्पॉर्टेंट बैटल्स, वार तो नहीं लिखेंगे, बैटल लिखिए, बैटल्स एंड ट्रीटीज। इससे बहुत, अब इसमें कार्नेटिक युद्ध भी आ जाएगा और मैसूर युद्ध भी आ जाएगा, बांडीवास भी आ जाएगा, बेदरा भी आ जाएगा, ठीक है। पहले जाएंगे तो पानीपत भी आ जाएगा और सब आ जाएगा मॉडर्न। मतलब जहाँ से 1526 से स्टार्ट कीजिएगा, या तराइन से शुरू कर लीजिएगा, तराइन से शुरू कर लीजिए और पूरा युद्ध का बनाते जाइए चार्ट। डेट आपको एक बार में इतिहास झलकने भी लगेगा, तो फिर कैसे छूटेगा वो सब। 35 में 5 को छोड़ दीजिएगा, ऐसा छोड़े 35 में 35, ठीक है। इतना चार्ट बना लीजिए। फिर एक गवर्नर जनरल का चार्ट बना लीजिए। ऐसे ही ये पूरा इतिहास हो जाएगा। गवर्नर जनरल बनाने में आप इम्पोर्टेंट का ध्यान रखिएगा, ये नहीं कि सब कुछ मत लिखिएगा, महत्वपूर्ण चीज़ें लिखिएगा। हाँ, महत्वपूर्ण का, गवर्नर में इम्पोर्टेंट का, ठीक है, वो बना लीजिए। लेकिन महत्वपूर्ण घटनाक्रम का चार्ट जो बनेगा, जैसे कि शिक्षा के विकास का चार्ट एक अलग से बनना चाहिए। हंटर आयोग, वुड आयोग, मैकाले आयोग, ये जो है ना शिक्षा का विकास से संबंधित, ये सारा आपका होना चाहिए। अब आ जाइए पूरा मॉडर्न में कांग्रेस के गठन तक। इधर एक बना लीजिए, उसके पहले एक और इम्पोर्टेंट है, वो है आदिवासी।
आदिवासी और किसान, किसान आंदोलन। ठीक है, एक चार्ट इसका रहता है। एक चार्ट रहता है आपका जो मूवमेंट जो हुआ या इम्पोर्टेंट संस्थान कर, जैसे कि ट्राइबल में, आदिवासी में तो आ ही जाएगा उसको। फिर एक लिखिए जैसे कि सामाजिक, विधवा पुनर्विवाह से संबंधित, जो शारदा एक्ट है उससे संबंधित, या नरबली को ख़त्म किया गया, यानी कि जो भी सामाजिक चीज़ें हुई ना उनका एक चार्ट बन देते हैं। एक जो महत्वपूर्ण प्रकाशन हुए पत्र पत्रिकाओं के, पब्लिकेशन, फिर उस समय के क्रांतिकारी संगठन और उसके हेड, जैसे अभिनव भारत, भवानी मंदिर, ये सब। इसी समय आप देखिएगा इसमें दो डिवीज़न चलता है, एक गरम दल का और एक नरम दल का। तो यानी कांग्रेस तो देखना ही है, कांग्रेस के अध्यक्ष, कांग्रेस का सभा लिखिए ना, सभा, हाँ ठीक है। एक ये चार्ट चलेगा, इससे भी आपका इतिहास में कहीं भी होगा एंट्री। और एक महत्वपूर्ण घटनाएं, ये एक पन्ने में हो जाएगा। ये मत सोचिए कि पूरा इतिहास ही हमको लिखना पड़ जाएगा, एक पन्ने में महत्वपूर्ण घटनाएं हो जाएंगी। कैसे? फिर कांग्रेस, फिर महत्वपूर्ण घटनाएं, बंगाल विभाजन, बहिष्कार आंदोलन, फिर 1885 के बाद से 15 साल में क्या रहा, 17 के बाद क्या रहा, सत्याग्रह, खेड़ा, वो मैकडोनल्ड, सब कुछ इसमें। गांधी का एक अलग लिस्ट बनाया, अलग क्या करना है? गांधी का 2-3 क्वेश्चन बहुत चलिए कर लीजिए, गांधी जी को अलग से कीजिए भाई, आपको मन। गांधी जी के बारे में आइंस्टीन ने कहा था कि जनरेशंस टू कम विल हार्डली बिलीव दैट सच ए मैन एवर एग्जिस्टेड ऑन दिस अर्थ इन फ्लेश एंड बोन्स। आने वाली सदियां बमुश्किल विश्वास कर पाएंगे कभी हाड़ मांस में ऐसा व्यक्ति इस धरती पर कभी चला फिरा और घुमा करता था। गांधी को गाली देना आसान है, गांधी होना बहुत मुश्किल है। गांधी अपने आप में इतिहास है। गांधी उस सत्ता को समेट देते हैं जिसके सत्ता में कभी सूर्यास्त नहीं होता था। तो गाली देने के लिए एक बम फेंकना आसान है, लेकिन जाके चिलचिलाती धूप में और या कपकपाती जाड़े में चुनौती दे देना। 2 डिग्री टेम्परेचर माइनस में था जब उनको रात में लात मार के पीटर मारिट्सबर्ग स्टेशन पर फेंक दिया गया था। और वहाँ से वो आदमी जो कुत्ते के बराबर ज़िंदगी वहाँ पे लोग जी रहे थे, वहाँ से उठा के उनको सम्मान की ज़िंदगी तक पहुँचाता है। तो एक दिन का, एक गोली में गांधी का काम ख़त्म था। उस गोली से बचना भी है और अपनी बात को मनवाना भी है। टाइम तो लगेगा ना, लंबी दूरी तय करने में वक्त तो लगता है। बहुत मुश्किल है गांधी होना। देखिए क्या है ना, जब आप ऊपर जाएंगे और एक भी गलती करेंगे तो उसका इम्पैक्ट बड़ा होता है। घर मान लीजिए लड़का गलती कर दिया तो 2 झाप दिए ठीक हो गया, लेकिन यदि बाप गलती कर दे तो, बात समझिएगा। तो बड़े आदमी को गलती करने की आज़ादी नहीं होती है। अच्छा, लेकिन बड़े में क्या होता है, कोई चाहता है कि मेरा सब लड़का एक जैसा सुखी रहे। वहीं से पिता और माता का दुख का सिचुएशन शुरू होता है, क्योंकि कभी भी 2 लड़के एक समान सुखी नहीं रह सकते। दोनों का अलग अलग जीव है, अलग अलग जन्म हुआ है, अलग अलग कर्म फल है, जो भी हम लोग पढ़े बुद्ध में। तो कर्म फल के साथ वो जन्म लिया है, तो इस जीवन में वो उस कर्म फल का भोग करेगा वो कहीं ना कहीं पिछले जन्म का। तो इस जन्म में आप बराबर क्यों करना चाहते हैं? लेट हिम बी व्हाट ही इज। आदमी बराबरी, ये 2 उंगलियां बराबर हो सकती हैं क्या? लेकिन महत्व में बराबर है। कोशिश कीजिए महत्व में बराबरी कीजिए, साइज बराबर मत कर दीजिए। माओवाद क्या है, वो कहता है कि नहीं सबको बराबर कर देंगे, 6 इंच ऊपर से छोटा कर देंगे बराबर करने के लिए। नहीं, आप काम में महत्व में बराबरी कीजिए ना, साइज में नहीं। चलिए, तो इससे क्या लगा, ये टॉपिक्स आप लोग अब एक एक करके करना शुरू कर दिए। समय कम है और हमको दिखाते रहिए। टॉपिक्स में ये हमारे आते भी रहेंगे, लेकिन हम जनरल विषय को पढ़ते रहेंगे, उसी में इनको टिक लगाते रहेंगे। जिसका ज़्यादा टिक जल्दी लग जाएगा वो ज़्यादा जल्दी रेस को पास कर जाएगा। चलिए, ऑल द बेस्ट।